जया जी, पहले मैं आपको हमारे बारे में और इस शो के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैं गुंजन हूँ और मेरी जो वीडियोस हैं वो हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल के ऊपर होती हैं और ये हिमेश है, इनकी मोटिवेशन, लाइफ स्किल्स, उन सब चीजें। इस शो का जो पर्पस है और जो हमारी इंटेंशन है वो ये है कि जितने भी तो सक्सेसफुल लोग, आपके जैसे सक्सेसफुल लोग यहाँ पर आते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और हम मानते हैं कि हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, स्टोरीज होते हैं, कुछ रूटीन होते हैं, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं। तो उसको हम डिस्कस करें, अनलॉक करें, आपसे समझें, आपके सक्सेस के पीछे के चैलेंजेस और सब चीजों को अंडरस्टैंड करें और लोगों के साथ उनको शेयर करें। बिफोर वी स्टार्ट, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी कुछ चीजें बहुत ही हम एडमायर करते हैं। वन, कि जिस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को एक मॉडर्न तरीके में एक यूथ के साथ जो कनेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, जैसे आप एक्सप्रेस करते हो, जो आपका बोलने का तरीका है, डिलीवरी, दैट इज ऑसम। एंड थर्ड, योर सिंगिंग, रियली एडमायरेबल, रियली एडमायरेबल। आपके कुछ भजन हमने सुने और बहुत बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट एंड थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मैंने आपके भी वीडियोस देखे और आपकी वीडियो एक्चुअली मुझे मेरी मॉम ने पहली बार दिखाया था कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं और तुमको ज़रूर सुनना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस। सो बहुत, और ये आपने जो स्टार्ट किया है और जैसा आपने कहा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप जो लोग हैं उनके स्टोरीज को पता करते हैं। बिकॉज समटाइम्स रीडिंग अ बुक या किसी के बारे में जानना, आपको ऐसी चीज़ें पता चलती है शायद जो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, पर आपको एक लेसन अपने आप मिल जाता है आगे लाइफ के लिए। सो आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, सो गुड टू हैव यू हियर। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो ये वीडियोस भी देखते हैं। तो आई एम श्योर आज उनके लिए भी बहुत सारा कुछ निकल के आएगा और आप बहुत सारा उनको ज्ञान और नॉलेज शेयर करोगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सक्सेस के पीछे 3 मेन क्या कारण है, 3 वो चीजें जिनको आप क्रेडिट देना चाहोगे? सो पहला तो डेफिनेटली भगवान, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था आई वाज 6, मैं 6 साल की थी। सो आई डोंट थिंक उस उम्र में आप बिल्कुल भी सोच पाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मे बी करियर क्या होता है, क्या बनना है। बट मेरी जर्नी तब शुरू हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा % एक डायरेक्शन भगवान का ही था कि आप किसी चीज़ों के लिए बने होते हैं तो अपने आप आपकी जर्नी वहाँ शुरू हो जाती है। तो एक बहुत हिस्सा मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि शायद मेरी जर्नी पहले से लिखी गई थी कि मुझे यही करना है। सेकंड, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, क्योंकि स्पिरिचुअल फील्ड उस एज में एंटर करना शायद पेरेंट्स के लिए एक बहुत स्कैरी बात होती है कभी कभी कि ये कहीं पूरे ही स्पिरिचुअल ना हो जाए। तो पर उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा एजुकेशन साथ साथ चल रहा था। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपको सपोर्ट करे, आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं या जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन अपना भी दे, वो भी समझे, सीखे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ साथ पढ़ाई की है, क्योंकि मैं 2 पढ़ाई एक साथ कर रही थी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि जो सारी स्क्रिप्चर्स या किताबें हैं मैं पूरी ठीक से पढ़ पाऊँ उस वक्त। तो वो पढ़ते थे और वो मुझे बेस्ट पार्ट्स मार्क करके देते थे कि दिस इज गुड फॉर यू, तुम इसको भी पढ़ो, बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई एजुकेशन टू। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट उनका है। एंड थर्ड, इन टोटल मेरा इन्वायरमेंट जो था वो हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस रहा। तो मैं ये अपना लक मानती हूँ या उस एनवायरनमेंट को एक श्रेय देना चाहूँगी कि मैंने कभी भी जो बहुत ज़्यादा एक टेंशन होता है महसूस नहीं किया। क्योंकि हमेशा से मुझे एक हैबिट हो चुकी थी, कोई भी प्रॉब्लम आते ही मेरा ध्यान फोकस तुरंत सल्यूशन की तरफ भागता था। क्योंकि जो एक जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं तो एक स्पिरिचुअल इंसान हमेशा वाई, वेयर, व्हाट इनके पीछे भागता है रादर देन कि हो गया तो आप उसके पीछे रोए। तो उस वजह से ये 3 चीजें ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आज मैं जहाँ हूँ उसके लिए। वंडरफुल। आपने चैलेंजेस की बात करी कि चैलेंजेस आए बट स्पिरिचुअलिटी ने आपको हेल्प किया। किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस, पहला तो आप एक बच्चे हैं, जब आपने स्टार्ट किया तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता है, आपको सीरियसली नहीं लेंगे या आप जो भी बोलेंगे उसको हो सकता है वो टोक दे ये कहकर कि आप बच्चे हैं,
ये बातें आपको शोभा नहीं देती, या उनको ऐसा लगता है कि ये एक फील्ड इस एज के लिए नहीं बना। और ये मुझे लगता है इन टोटल दुनिया का ही एक ख्याल है कि भगवान या स्पिरिचुअलिटी ये तो आप 50-60 पार करो उसके बाद करना चाहिए। तो वहां पर भी एक हमेशा से एक रोक टोक बाहर से बहुत थी कि ये एज नहीं है ये सब करने का, इसको बंद करो। फिर आप एक लड़की हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको इतना आगे नहीं आने देना। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस सामने आए थे, पर मेरे लिए उस वक्त वो चैलेंज नहीं थे। अब मुझे रियलाइज होता है, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को एक बच्चे की तरह जिए। एक बच्चे को ना हार जीत से लेना देना नहीं होता। आप उसको खेलने छोड़िए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो हार रहा है कि जीत रहा है, उसको खेलना है, उसको खेलने से मत हटाओ। तो उस वक्त मेरे लिए वो चैलेंजेस नहीं थे, उस वक्त थे कि मुझे करना है, आप मुझे करने क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैं अपने आप वेज ढूंढती थी करने के लिए, कि बच्चे को जब कोई काम करना है ना, आप कितना भी मना करिए वो तरीके ढूंढ ही लेगा वो करने का। तो अपने बच्चे को, इसलिए आप अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। बड़े होने के बाद हम जीत हार में चले जाते हैं, हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। हम कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, पर बच्चा नहीं करता। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो स्ट्रगल है वो उस एज में था, पर अब मुझे पता चलता है कि नहीं, वो एक्चुअली बहुत बड़े स्ट्रगल्स थे। पर क्योंकि मैं बचपने के साथ थी तो मैंने बहुत हंसी खुशी उसका सामना किया। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एज पे आके हम अपना बचपना खो देते हैं। जजमेंट्स, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, दोबारा अटेम्प्ट करें ना करें, अपने बारे में खुद ही खुद को कोसते रहते exactly. हैं। एंड एज अ चाइल्ड हमें वो फ्रीडम होता है, तो क्या हो गया, व्हाट नेक्स्ट, ऐसे और आप कभी जैसे एक बच्चा अगर चल रहा है तो वो बहुत बार गिरता है, बट वो कभी भी ये नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे लिए बना ही नहीं है या मेरे नसीब में नहीं है। उसको चलना है तो वो 100 बार गिर के भी उठ के चलेगा। पर बड़े होने के बाद आप शायद 2nd, 3rd, 4th फेलियर में ही सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए बना नहीं, और आप छोड़ देते हैं, एंड देन आप कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वो बच्चा अब रहा नहीं। और बचपन में ना एज अ चाइल्ड हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे खेल खेल में जो शायद हमें आज भी फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे, जैसे अगर हमें कोई कुछ बुरा भला बोल रहा है, एज अ चाइल्ड हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसे बोलते थे सेम टू यू, बैक टू यू। तो अब हम उस चीज को नहीं फॉलो करते कि अगर हमारे पे कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करता तो हम उसे ले लेते हैं जी। तो शायद हमें अभी भी ये सोचना चाहिए कि जो जैसा बोल रहा है उसे बोलने दो। हमें अपने फिंगर्स क्रॉस कर लेते थे ना, पीछे फिंगर्स क्रॉस कर लेते थे। और एक और चीज हम करते थे, हम बहुत जल्दी कट्टी कर लेते थे। मतलब हम अगर हमारा किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा तो हम एक ब्रेक ले लेते थे, और आज के डेट में हम उन ब्रेक्स को, मिनी ब्रेक्स को समझते नहीं है कि कितने जरूरी है। एंड वही दूसरी तरफ हम वापस मान भी जाते थे, अब्बा भी जल्दी कर हाँ, और अभी हम क्या उस चीज को लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, वो कट्टी बहुत टेम्पररी फेज होता था कि लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, सॉर्ट इट आउट एंड देन वील कम बैक। हाँ एग्जैक्टली। तो बहुत सॉर्टेड लाइफ, बच्चे एक्चुअली सॉर्टेड लाइफ जीते हैं। तो हमें लगता है हमें पॉडकास्ट बच्चों के साथ करना चाहिए। और एक और चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे आपने बोला बच्चा गिरता है तो वो गिर के ब्लेम नहीं करता कि कारपेट की गलती थी, जमीन की गलती थी, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम बहुत जल्दी एनवायरनमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और आप एक चीज नोटिस करिए कि पेरेंट्स ब्लेम करवाते हैं बच्चों को कि जब बच्चा गिरता है सो दैट वो बच्चा उस वक्त रोए ना, क्योंकि हम रोना उस वक्त संभालने के शायद सिचुएशन में नहीं है। तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं नहीं देखो ये धरती गलत है, या देखो चींटी जा रही थी, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इग्नोर इट इग्नोर इट। तो कहीं ना कहीं भूल रहे हम उसके इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, हम उसके इमोशन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और बड़े होने के बाद फिर वो अपने हर फेलियर में जो इमोशन है उसको तो एक्नॉलेज करता नहीं है, एंड देन वो ब्लेम्स डालता है कि मेरे फेलियर का ब्लेम इसके पास है, पेरेंट्स है, सिचुएशन है, समाज है, जो भी है। पर शायद ये बचपन में वो बड़ों का ही सिखाया हुआ है उस छोटे से बच्चे को। अदरवाइज वो बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि कोई और रीजन है, वो खुद को ही रीजन मानेगा और इसलिए खुद खड़ा होगा। और पेरेंट्स उस चीज को रोकते हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि बच्चा उस वक्त सही है। सो एज अ चाइल्ड, क्योंकि आपने बोला कि एक चैलेंज भी था बचपन में ये सब करना, तो साथ में आई एम श्योर पढ़ाई का प्रेशर भी होगा और साथ में सोसाइटल चीजें भी कुछ होंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें मिस करी एज अ चाइल्ड और एज अ गर्ल वाइल ग्रोइंग अप, क्योंकि एक साथ आपकी 2 जर्नीज चल रही थी, एक नॉर्मल जर्नी जो हर इंसान की होती है और एक स्पिरिचुअल जर्नी भी। डू यू थिंक कि आपने उस जर्नी में कुछ बहुत सारी चीजें मिस भी करी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक नॉर्मल लड़की करती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने
अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कही, मैंने एक्चुअली अपना बचपन पूरा मिस किया है। रियली? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वो बचपन के जो खेल कूद होते हैं या सिर्फ फ्रेंड्स के साथ एक चिल टाइम होता है, मेरे पास उतना टाइम था नहीं, क्योंकि मैंने काम उसी वक्त शुरू कर दिया था। सो इट्स ईदर कि आप काम कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स है, होमवर्क है, ट्रैवलिंग है, क्योंकि वीकडेज में स्कूल होता था, वीकेंड्स में इवेंट्स होते थे, तो मैंने वो टाइम को जिया नहीं ठीक से। बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मेरे जो कई दोस्त हैं उनका सही स्ट्रगलिंग टाइम अब शुरू हुआ है, तो वो अभी के टाइम को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तपस्या फेज में जाना होगा। जी। तो मैंने बचपन कर दिया, कोई जवानी करता है, कोई कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक एवरेज लाइफ जीनी है देन तो आप हो सकता है हर चीज को एक्सपीरियंस करें, बट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको शायद कुछ ना कुछ तो मिस करना पड़ेगा, जो मैंने भी किया। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो मिला वो बहुत बड़ा है। सो ग्रेटर कॉज इज अ ग्रेटर कॉस्ट, तो आपने ग्रेटर कॉज के लिए वो कॉस्ट पे करी है, विच इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर, आपने कहा 6 की एज में आपने आपकी इंक्लिनेशन इधर हो गई, बट ऑन स्टेज या जो कथा करना, ये किस एज में स्टार्ट हुआ? ये वाज दैट एट 6 और किस एज में? सो आई स्टार्टेड विद सिंगिंग, दैट वाज एट 6। ओके, तो मैंने सिंगिंग उसी वक्त शुरू कर दी थी, और आई थिंक 11 और 12 मैं 11-12 साल की थी, मैंने अपनी पहली कथा करी थी। वो 3 डेज वाली थी, 7 डेज की नहीं, क्योंकि मैं एक और कथा श्रीमद् भागवत है वो 7 डेज का है, वो मैंने क्लास 12 में शुरू की थी। मैं 18 ईयर्स की थी। 12 तो एक क्रिटिकल क्लास होती है। वो कोई रीजन था कि हमको करना पड़ा था उस वक्त, वरना मैंने 12 के बाद सोचा था कि मैं 12 के बाद आई विल स्टार्ट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कथा है, इसके प्रेपरेशन में बहुत समय लगेगा। बट कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हमको करना पड़ा था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लास 12 मेरे अब तक की जिंदगी का सबसे कठिन समय था। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत उस 1 साल में की थी, क्योंकि मैंने बोर्ड्स की तैयारी की थी और मैंने श्रीमद् भागवत कथा करी थी, और मैंने जो 3 दिन की कथा तैयार करी थी वो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल में तैयार करी थी, और 7 डेज की मैंने आई थिंक 7 मंथ्स में तैयार की थी, क्योंकि एक डेट फिक्स हो चुकी थी कि आपको इस डेट पे करना है। तो मैंने तब बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, और बोर्ड्स भी है आपका, और 12 तो एक बहुत कठिन समय होता है। तो हाँ, उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पर शायद वो है कि अब मैं किसी भी मेहनत से डरती नहीं हूँ। मैंने इतना टफ टाइम देख लिया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स ओके। अगर आप उस एज में इतना पढ़ सकते हो, इतने अच्छे से काम कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि उसकी वजह से मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस गलत फेस करने पड़े किसी भी वे में, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली, कुछ भी ऐसा नहीं था। जिस दैट आपको मैनेज करना पड़ता है। इंसान, मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ भी कर सकता है,